A to GS में आपका स्वागत है। आज प्राचीन इतिहास का प्रमुख टॉपिक वैदिक सभ्यता को डिटेल्स में बताएंगे और जो वैदिक सभ्यता को दो वर्गों में बांटा गया है, एक है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो आज का जो टॉपिक रहेगा ऋग वैदिक काल, जिसे पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। तो ऋग वैदिक काल से बहुत सारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है। उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लास्ट में MCQ के आधार पर विश्लेषण भी करेंगे। तो वैदिक सभ्यता का जो प्रारंभिक कालखंड था ऋग वैदिक काल, इसे समझने का प्रयास कीजिए कॉन्सेप्ट के आधार पर। वैदिक काल अर्थात वैदिक सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद सप्त सैंधव क्षेत्र अर्थात ब्रह्म ऋषि देश वाले क्षेत्र में एक ग्रामीण सभ्यता का उदय हुआ और उस सभ्यता का जो प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है वो ऋग्वेद से मिलता है। और जो वैदिक काल था जिसमें ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को मिलाकर संपूर्ण जो स्रोत है, जो जानकारी मिलता है, वो चारों वेदों से, उपनिषद से या अन्य ग्रंथों से जानकारी मिलता है। लेकिन जो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक है ऋग वैदिक काल, इसका समय अवधि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच, और इसके बाद उत्तर वैदिक काल हुआ जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। जो ऋग वैदिक काल की संपूर्ण जानकारी या जानकारी का स्रोत है वे ऋग्वेद है, जबकि उत्तर वैदिक काल की संपूर्ण जानकारी का स्रोत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और इसके साथ उपनिषद वगैरह भी शामिल है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व यानी 1500 BC से 1000 BC तक का जो सभ्यता सप्त सैंधव प्रदेश में था, वहां पे कौन सा, तो ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का समय अवधि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच। सभ्यता कैसी थी ऋग वैदिक काल, तो वैदिक सभ्यता का भाग था, वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक चरण था और ये ग्रामीण था। कैसी सभ्यता, ग्रामीण। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, नगरों में बसावट था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, मांडा, दायमाबाद, आलमगीरपुर, सुतकांगडोर, धौलावीरा, ये सारे सब नगर था। ठीक है, लेकिन जो ऋग वैदिक काल था ये वैदिक सभ्यता का ही ग्रामीण था। ठीक है, कबीलाई लोग यहाँ रहा करते थे। ऋग वैदिक काल का स्रोत यानी जानकारी कहां से मिलता है, तो ऋग्वेद से मिलता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद को भी डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, संस्थापक यानी ऋग वैदिक काल या वैदिक काल का संस्थापक कौन थे, तो आर्य थे, जो मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, आर्य का अर्थ क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि आर्य का अर्थ क्या है। तो आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन या अभिजात या सुसज्जित व्यक्ति या सभ्य व्यक्ति, ये माना जाता है अर्थ किसका, आर्य का। तो श्रेष्ठ, कुलीन, सभ्य व्यक्ति, सुसज्जित व्यक्ति, अभिजात, ये अर्थ है किसका, तो आर्य का अर्थ है। भाषा यानी ऋग वैदिक काल में कौन सी भाषा का प्रचलन, तो संस्कृत भाषा का प्रचलन उस समय थी ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, आरंभिक जीवन कैसा हुआ करता था ऋग वैदिक काल का, तो पशुपालक या पशुचारक के रूप में, ये याद रखिएगा, पशुपालन या पशु चारक के रूप में था, पशुओं को चराया करते थे। अस्थाई, अस्थाई नहीं थे, अस्थाई, आज यहाँ कहीं और, कल कहीं और, इस तरह से। और ग्रामीण जीवन था। ठीक है, एक झोपड़नुमा संरचना में रहा करते थे। ठीक है, निवास, तो झोपड़ियों में, झोपड़ियां थी, वो अस्थाई टाइप का हुआ करता था प्रारंभिक चरण में, यानी ऋग वैदिक काल अर्थात पूर्व वैदिक काल में। निवास स्थान, तो ग्राम में, ग्राम, और ग्राम का सबसे छोटी जो इकाई हुआ करता था यानी ऋग वैदिक काल का, वो कुल हुआ करता था, और कुल का जो प्रधान परिवार, ठीक है, परिवार का प्रधान पिता हुआ करता था। ठीक है, तो निवास स्थान कहा जाए तो वो ग्राम था। ठीक है, क्या था, ग्राम, और कई ग्राम, कई कुल मिलकर
ग्राम बनता था, कई ग्राम मिलकर 20 बनता था, कई 20 मिलकर जन बनता था। ठीक है, जन का प्रधान राजन हुआ करता था, जो आगे हम आपको डीप में बताएंगे। तो निवास कहाँ, ग्राम। और यदि निवास स्थान या स्थल कहा जाए तो सप्त सिंधु प्रदेश, जो 7 नदियों के क्षेत्र वाले प्रदेश था। वो 7 नदियां कौन कौन, तो सिंधु नदी, सरस्वती नदी, सिंधु नदी, झेलम, चिनाव, राबी, ब्यास और सतलज। ठीक है, ये 7 नदियां थी। कौन कौन, तो सिंधु, इसके बाद सरस्वती, झेलम, चिनाव, राबी, ब्यास, सतलज, ये 7 नदियां प्रमुख थी। केंद्र कहा जाए ऋग वैदिक काल का केंद्र, तो सप्त सिंधु क्षेत्र। सप्त सिंधु क्षेत्र यानी सिंधु सरस्वती के सहायक नदियों के आसपास ही सैंधव क्षेत्र में कौन सी, तो ऋग वैदिक काल या ऋग वैदिक सभ्यता थी। क्षेत्र का नामकरण, तो क्षेत्र का नामकरण कौन सा, सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश, ये आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, सप्त सिंधु प्रदेश। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए, आर्यों का मूल स्थान। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे इतिहासकार हुए, कुछ विदेशी इतिहासकार हुए और कुछ देसी इतिहासकार हुए, यानी भारत का इतिहासकार हुए। दो महत्वपूर्ण विदेशी इतिहासकार यानी एक कहा जाए विद्वान हुए, एक मैक्स मुलर और एक गार्डन चाइल्ड। तो मैक्स मुलर के अनुसार आर्य का मूल स्थान इन्होंने कहा बताया, मध्य एशिया, यानी जो मध्य एशिया वाले जो भाग था वो माना गया क्या, मूल स्थान किसका, आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया, यानी किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, और कजाकिस्तान, ये सारे वाले क्षेत्र से आए थे। और सप्त सिंधु प्रदेश में, यानी सिंधु सरस्वती के सहायक नदियों के आसपास ही ये रहा, ऋग वैदिक काल में बसे थे। किनके अनुसार, मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया। गार्डन चाइल्ड के अनुसार तो दक्षिणी ध्रुव से आए थे आर्य लोग, दक्षिणी ध्रुव से आए थे। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव बता रहे हैं, दयानंद सरस्वती तिब्बत बताते हैं कि तिब्बत से आए थे। तो बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव से आए थे आर्य लोग, दयानंद सरस्वती जिन्होंने नारा दिए थे वेदों की ओर लौटो, तो इनके अनुसार आर्य लोग कहां से, तो तिब्बत के निवासी थे, यानी तिब्बत से ही आकर बसे थे। गंगानाथ झा के अनुसार ब्रह्म ऋषि देश, यानी जम्मू कश्मीर उत्तराखंड वाले पूरा जो क्षेत्र था वहां के इन लोग थे। और अविनाश चंद्र दास के अनुसार सप्त सिंधु प्रदेश। क्लियर है, तो ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, इसमें 2 विदेशी और 4 जो है ये कहाँ के, भारतीय विद्वान का मत है आर्यों के मूल निवास के बारे में। तो देखिए, पहला जो विदेशी जो बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा मत इन्हीं को समर्थन मिला है, मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास जो था वो मध्य एशिया था, मध्य एशिया से ही आए थे। ठीक है, गार्डन चाइल्ड के अनुसार दक्षिणी ध्रुव से, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव से, ठीक है, और दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत से, गंगानाथ झा के अनुसार ब्रह्म ऋषि देश से, अविनाश चंद्र दास के अनुसार तो सप्त सिंधु प्रदेश से। ठीक है, याद रखिएगा, एक अक्सर प्रश्न देखने को मिलता है। वर्ण व्यवस्था, तो ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जाति पे आधारित नहीं था, कर्म पे आधारित था। जो वर्ण व्यवस्था था वो कर्म पे आधारित। ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का यदि संतान है और यदि ये व्यवसाय कर रहे हैं तो ये वैश्य बन जाएंगे। किस समय, ऋग वैदिक काल में, यानी कर्म पे आधारित था। ठीक है, और इन्हीं के संतान यदि सेवा कर रहे हैं तो शूद्र, और इन्हीं के संतान यदि शस्त्र युद्ध में भाग ले रहे हैं तो क्षत्रिय। ठीक है, यदि इनका जो संतान यदि विद्या अर्जन कर रहे हैं तो ब्राह्मण हो जाएंगे। ठीक है, शस्त्र उठा लिए तो क्षत्रिय हो जाएंगे, यदि सेवा किए तो क्या हो जाएंगे, शूद्र हो जाएंगे। इस तरह से यदि मान लेते हैं कोई शूद्र है, किस काल में, ऋग वैदिक काल में, जो कर्म पे आधारित था, और इनका कोई संतान विद्या अर्जन या उपनयन का अधिकार, उपनयन कर रहे हैं तो ब्राह्मण हो जाएंगे। किस काल में, तो ऋग वैदिक काल में ऐसा माना गया था, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित। तो इनके संतान विद्या अर्जन कर रहे हैं, उपनयन कर रहे हैं तो ब्राह्मण, शस्त्र उठा लिए क्षत्रिय, और यदि
व्यापार वगैरह तो वैश्य, और सेवा किए तो शूद्र, इस आधार पे था। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल इसके बाद जाति व्यवस्था पे आधारित हो जाता है, कर्म पे नहीं। लेकिन ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित था। प्रमुख राजनीतिक संस्था क्या थी? विदत, ये सबसे प्राचीन है, ठीक है, विदत। और उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति हो जाता है। तो प्रमुख राजनीतिक संस्था विदत। राजा को राजन, जिनका अधिकार सीमित हुआ करता था। देखिए, ऋग वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई कुल हुआ करता था। कुल यानी परिवार, कुल यानी परिवार, और परिवार का मुखिया पिता हुआ करता था, ठीक है। कई कुल मिलाकर ग्राम बनता था, कई ग्राम मिलकर विष बनता था, कई विष मिलकर जन बनता था, और जन के प्रधान राजन कहलाते थे, ठीक है। यानी सबसे प्रमुख यही थे। तो ऋग वैदिक काल में ये चार प्रमुख है। सबसे छोटा कुल, कुल यानी परिवार, और कुल के प्रधान पिता, कई परिवार मिलकर ग्राम, कई ग्राम मिलकर विष, कई विष मिलकर जन बनता था, ठीक है। और इस तरह जन के प्रधान को क्या? राजन। कर, कर वली। ऋग वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? वली कहा जाता था। ये बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। अब समाज कैसा था? तो उस समय समाज जो था पितृसत्तात्मक समाज था। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो मातृत्व सत्तात्मक समाज था। लेकिन जो वैदिक सभ्यता हुआ, जो ऋग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल, ये जो सभ्यता हुआ वो पितृसत्तात्मक, यानी सबसे ज्यादा पिता का ही यानी बोलबाला हुआ करता था। इस समाज में पिता का वर्चस्व हुआ करता था। परिवार कैसा? संयुक्त परिवार हुआ करता था, एकल परिवार नहीं, सब मिलकर रहा करते थे। दादा दादी, ठीक है ना, पिता, सब मिलकर रहा करते थे, यानी संयुक्त परिवार हुआ करता था, ठीक है। गोत्र तो वंश पहचान की इकाई था, प्रारंभिक बिंदु था। गोत्र पूरी तरह से प्रचलन में नहीं था, लेकिन आंशिक रूप से मिलता है गोत्र का, जो वंश पहचान की इकाई है, ठीक है, नाम मात्र का। आश्रम व्यवस्था तो प्रारंभिक अवस्था में स्पष्ट नहीं है, यानी ऋग वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का स्पष्ट जानकारी नहीं है, ठीक है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इस तरह का आश्रम जो व्यवस्था था, तो वो अवस्था स्पष्ट, प्रारंभिक अवस्था में स्पष्ट नहीं मिलता, उत्तर वैदिक काल में मिलता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। आगे विवाह तो ऋग वैदिक काल में विवाह धार्मिक विवाह माना जाता था, धार्मिक संस्कार, ठीक है, विवाह प्रचलित था और धार्मिक अनुष्ठान के आधार पर ही विवाह संपन्न हुआ करता था। ऋग वैदिक काल में बहु विवाह तो प्रचलित था, विशेषकर उच्च वर्गों में, यानी उच्च वर्गों में राजा या जिनके पास गायों की संख्या सबसे ज्यादा हुआ करता था, यानी उच्च वर्गों में बहु विवाह प्रचलित था, एक से अधिक पत्नियां रखना प्रचलित था, बहुविवाह। अंतरजातीय विवाह ये स्वीकार्य था। अंतरजातीय विवाह मतलब उच्च वर्ग के लोग, ध्यान दीजिएगा, उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग की स्त्रियों से विवाह कर सकते थे, ठीक है ना, स्त्रियों से विवाह कर सकते थे उच्च वर्ग के लोग। लेकिन निम्न वर्ग के जो लोग थे वो उच्च वर्ग की स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकते थे, ऐसा प्रावधान था। स्वयंवर यानी स्त्रियां स्वतंत्र रूप से अपना वर चुन सकती थी। स्वयंवर तो स्वयंवर उस समय था, उच्च वर्गों में प्रचलित था। जितने भी राजा या धनी अमीर वर्गों में स्वयंवर का प्रचलन था। किस काल में? तो ऋग वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच, ठीक है। बाल विवाह तो बाल विवाह प्रचलन नहीं था। विवाह का जो आयु था वो 16 से 17 वर्ष के उम्र में, तो बाल विवाह प्रचलन में नहीं था, ये याद रखिएगा। किस काल में? तो ऋग वैदिक काल में। सती प्रथा, सती प्रथा का भी प्रमाण नहीं मिलता, न बाल विवाह न सती प्रथा का प्रमाण नहीं है, उल्लेखनीय नहीं है। सती प्रथा यानी जो भारतीय क्षेत्र में इस शक के समय में आयरन अभिलेख में प्रमाण मिलता है, शकों के आयरन अभिलेख में, यानी गुप्त काल के आयरन अभिलेख में मिलता है, ठीक है। अब नियोग प्रथा, नियोग प्रथा प्रचलित, तो नियोग प्रथा प्रचलित था। अब यहां पे समझिए नियोग प्रथा क्या है। तो वैसे स्त्री जिनका पति का देहांत हो गया और उनका कोई भी संतान नहीं है, तो वो स्त्री जो विधवा बन चुकी है, वो स्त्री किसी या अपने देवर से विवाह कर सकती है संतान की प्राप्ति के लिए, या फिर किसी
अन्य पुरुष से विवाह कर सकती है संतान की प्राप्ति के लिए। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये अक्सर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नियोग प्रथा, तो नियोग प्रथा प्रचलित था। स्त्रियों की स्थिति तो सम्मानजनक, शिक्षा यज्ञ में सहभागिता, तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, शिक्षा भाग लेती थी, लोपामुद्रा घोषा का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा स्त्रियों का स्थिति सम्मानजनक थी, अच्छी थी, मौखिक शिक्षा ग्रहण करती थी स्त्री पुरुष साथ में, ठीक है। यज्ञ में भाग लेती थी, पति पत्नी भी भाग लेती थी यज्ञ में। शिक्षा तो मौखिक रूप से दिया जाता था, यानी जो शिक्षा हुआ करता था वो गुरुकुल में गुरुजी यानी मौखिक रूप से शिक्षा दिया करते थे। किस काल में? तो ये दिया करते थे आपको ऋग वैदिक काल में, ठीक है। ऋग वैदिक काल में पेशा पशुपालन यानी कृषि पर आधारित था, पशुपालन। देखिए मुख्य पेशा ऋग वैदिक काल का क्या था? तो वो था पशुपालन, याद रखिएगा। और कृषि जो था वो गौण था, कृषि गौण यानी छिपा हुआ कहीं कहीं पे कृषि हुआ करता था, ठीक है। और युद्ध हुआ करता था उस समय ऋग वैदिक काल में। युद्ध गायों के लिए हुआ करता था, ठीक है। तो गाय सबसे पवित्र मानी जाती थी ऋग वैदिक काल में, और जिनके पास ज्यादा गायें हुआ करता था वो सबसे अमीर धनी माना जाता था। तो गाय की चोरी भी हुआ करता था उस समय, और युद्ध भी हुआ करता था किसके लिए? गायों के लिए। पूजा विधि, तो पूजा विधि यज्ञ और मंत्र उच्चारण हुआ करता था। देखिए ऋग वैदिक काल में मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, और ना ही मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिला। मूर्ति पूजा और मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। हाँ, यज्ञ और मंत्र उच्चारण जितने भी ऋग वैदिक मंत्र हुआ करता था, चाहे ऋचाओं में या श्रुति में, ये सब का उच्चारण हुआ करता था, वो भी मौखिक रूप से, ठीक है। प्रमुख देवता, तो प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। प्रमुख में सबसे प्रमुख देवता इंद्र हुए। तो देवताओं में कौन कौन? तो इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, ये सब प्रमुख देवता थे। किस काल खंड का? तो ऋग वैदिक काल का। मृदभांड, तो मृदभांड मिट्टी के बर्तन, ये काले और पॉलिश मृदभांड हुआ करता था। काले और पॉलिश नुमा मृदभांड का उपयोग किया करते थे किस काल के लोग? तो ऋग वैदिक काल के लोग, ठीक है। किस काल के लोग? ऋग वैदिक काल के लोग मृदभांड जो है मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया करते थे। और सभ्यता का निर्माता कौन थे? ऋग वैदिक काल सभ्यता के निर्माता तो ये आर्य लोग थे, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात, सभ्य व्यक्ति या सुसज्जित व्यक्ति होता है, ठीक है। सभ्यता का काल तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच। किस सभ्यता का काल? तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल, ठीक है। अब ऋग वैदिक काल के देवताओं में सबसे जो प्रचलित देवता थे वो कौन? इंद्र, यानी इंद्र सबसे प्रचलित देवताओं में से एक थे, और ऋग वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख इंद्र का ही हुआ है। इसलिए पता चलता है कि उस समय के सर्वाधिक जो मान्य देवता थे वे इंद्र थे। तो इंद्र वर्षा, युद्ध, शक्ति और वीरता का देवता माना गया, यानी वर्षा का, युद्ध का, शक्ति का, वीरता का देवता किसे? इंद्र का। ये सब एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। अग्नि, तो यज्ञ के देवता, यज्ञ जो थे यज्ञ का देवता, और देवताओं और मनुष्यों के बीच दूत का काम किया करते थे अग्नि देवता, ठीक है। जो अग्नि हुआ करते थे वे किसका देवता? तो यज्ञ का और देवताओं का। वरुण ऋतु, और ऋतु के साथ नैतिक व प्राकृतिक नियम न्याय का देवता वरुण थे। सोम, वो पवित्र सोमरस, उत्साह और अमरत्व का देवता, अमर्त्य के देवता माने जाते थे। कौन? सोम। सूर्य जो थे वो प्रकाश, जीवन और सत्य के देवता। जो सूर्य थे वे कौन कौन से देव इनको माना गया है? तो प्रकाश का, जीवन का, ठीक है, और इसके साथ साथ सत्य के देवता माने गए। सविता, ये सब देवताएं हैं किस कालखंड का? तो ऋग वैदिक काल का, ठीक है। सृजन का, जो सविता है सृजन का, प्रेरणा का, और जीवन शक्ति के देवता। पुष्ण पशुओं का देवता माना गया है, यात्रियों पशुओं का मार्गदर्शन के देवता। वायु पवन प्राण गति के देवता माने गए हैं वायु, ठीक है। और मरुत जो है आंधी तूफान और इंद्र के सहायक।
देवता के रूप में माना गया है मरुत को। ये कितने एग्जाम्स में आया, मारुत आंधी तूफान का देवता, ठीक है, और इंद्र वर्षा का देवता, युद्ध का नेता, ठीक है, उषा ये प्रभात का, भोर का या नवजीवन की देवता माना गया है। इन सभी देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन, इंद्र, याद रखिएगा। यहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है ऋग्वैदिक काल में। अब एमसीक्यू के आधार पर समझ लीजिए, क्योंकि यहां से जितने भी एग्जाम्स में पूछा गया है ऋग्वैदिक काल से संबंधित वो है। अब पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का कालक्रम क्या माना जाता है? तो 2500 से 2000 ये सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व समय था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व, ठीक है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच ये परिपक्व विकसित सिंधु घाटी सभ्यता था। 2000 से 1500 ईसा पूर्व ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन वाला क्षेत्र काल था, पतन का काल। 1500 से 1000 ईसा पूर्व ये ऋग्वैदिक काल है, याद रखिएगा कौन सा, ऋग्वैदिक काल। और 1000 से 600 ये उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल। तो यहां से यहां तक ये वैदिक काल है, और वैदिक काल में ये ऋग्वैदिक काल, जिसे पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक सभ्यता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो यजुर्वेद ये जो आता है उत्तर वैदिक काल में, सामवेद उत्तर वैदिक काल में, अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वेद ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। ये चार वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है, यानी प्राचीन कहा जाए तो ये होगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन, और बाद में जो लिखा गया सबसे बाद का वेद जो है वो है अथर्ववेद, ठीक है। तो सबसे प्राचीन ऋग्वेद, और ऋग्वैदिक काल की संपूर्ण जानकारी ऋग्वेद से ही मिलता है। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? अग्नि, वरुण, इंद्र, सोम। तो सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, जिसे वर्षा का देवता, युद्ध का नेता कहा गया है, ठीक है, युद्ध का नेता, ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में पूजा की प्रमुख विधि क्या थी? तो मूर्ति पूजा। देखिए, मूर्ति जो पूजा है ये मूर्तियों का पहला प्रमाण मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में, मंदिर का गुप्त काल में, ठीक है। यज्ञ का ऋग्वैदिक काल में, यज्ञ का, मंदिर का जो साक्ष्य मिलता है ये गुप्त काल में मिलता है, याद रखिए कौन सा, गुप्त काल में। ध्यान, तो ध्यान जो इसका आता है ये आपको पतंजलि से, या फिर इसके पहले गौतम बुद्ध ध्यान मुद्रा में, यानी, और इससे भी पहले जितने भी रामायण या महाभारत वाल्मीकि लिखे हैं वहां से। लेकिन यहाँ कह रहे हैं ऋग्वैदिक काल में पूजा की प्रमुख विधि क्या थी? तो होगा यज्ञ, ठीक है, यज्ञीय कर्मकांड, जिसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी। ऋग्वैदिक समाज की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? कृषि प्रमुख कह रहा, प्रमुख आर्थिक गतिविधि कृषि, व्यापार, पशुपालन, शिल्प। तो पशुपालन और कृषि जो था वो गौण था, याद रखिएगा कैसा, तो गौण धंधा था। व्यापार सीमित था, व्यापार जो सीमित स्तर पे, कृषि गौण, और पशुपालन सबसे अधिक पशुपालन, ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में गाय का क्या महत्व था? धार्मिक प्रतीक, युद्ध साधन, संपत्ति और मापदंड, परिवहन का साधन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है गाय का क्या महत्व था? संपत्ति का मापदंड, ठीक है ना, ये आएगा संपत्ति का मापदंड, ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल की प्रमुख राजनीतिक संस्था कौन सी थी? सभा, ये उत्तर वैदिक काल में आता है। समिति, ये भी उत्तर वैदिक काल में। विधत, ये ऋग्वैदिक काल में सबसे प्राचीन संस्था था, राजनीतिक संस्था विधत। इसमें स्त्रियां भी भाग लिया करती थी, याद रखिएगा बहुत ही। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या था? तो सबसे छोटी इकाई कुल, और कुल के प्रधान पिता हुआ करता था। ग्राम का ग्रामीण, तो कई परिवार मिलकर ग्राम बनता था, कई ग्राम मिलकर 20 बनता था, कई 20 मिलकर जन बनता था, ठीक है। जन के प्रधान राजन हुआ करता था। तो ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई बोल रहा है, तो सबसे छोटी इकाई क्या? कुल, यानी कुल का प्रधान पिता। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की प्रकृति कैसी थी? जन्म पे आधारित? नहीं, उत्तर वैदिक काल में जन्म पे आधारित हो गया। कठोर, ये भी नहीं, ठीक है। व्यवसाय आधारित, ये भी नहीं। पूर्ण विकसित,
पूर्ण विकसित नहीं। ये क्या पे था? तो ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की प्रकृति कैसी थी? कठोर आधारित यानी व्यवसाय आधारित पूर्ण विकसित। तो ये होगा व्यवसाय आधारित, ठीक है ना, यानी कर्म पे था, व्यवसाय आधारित। ऋग वैदिक काल में आर्य शब्द का क्या अर्थ था? तो जाति, नस्ल, श्रेष्ठ सभ्य व्यक्ति, युद्ध। तो ये होगा श्रेष्ठ सभ्य या कुलीन या अभिजात, ठीक है। तो ऋग वैदिक से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट को बता चुके हैं। आज यहीं तक, थैंक यू।